हेलो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, इंडिया मेक्स फ्रेश बिड टू गेट हेडली राणा। तो हम जो एक्स्ट्राडिशन की केस देखा रिसेंटली जो है विजय माल्या का, तो विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन हम चाहते हैं यूके से। मतलब उनके अगेंस्ट चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस है इंडिया में। तो उन अगर दो कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि हमारा कोई अक्यूज आपकी कंट्री में होगा तो आप उनको हमको हैंड ओवर करेंगे, तो ऐसे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होती है, उसमें कंडीशंस होते हैं कि किन केसेस में हैंड ओवर किया जाएगा, किन केसेस में स्टॉप भी किया जा सकता है। तो यूके से हम ट्राई कर रहे हैं विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन। यहाँ पे है रिगार्डिंग डेविड कोलमैन हेडली एंड तहव्वुर राणा। तो ये दो लोग हैं, ये यूएस में है। तो यूएस में से हम इनका एक्स्ट्रेडिशन चाहते हैं इंडिया में, तो इसके लिए हमने काफी रिक्वेस्ट भेजी है। अब एक फ्रेश रिक्वेस्ट भी भेजी गई है। तो ये केस है, ये दोनों अक्यूज है इन मुंबई अटैक्स, मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 2008। तो इसके अंदर उनके ऊपर चार्जेस यूएस कोर्ट में भी लगाए गए हैं, क्योंकि अमेरिकन नेशनल्स की भी उसमें डेथ हुई थी इस केस में, मुंबई टेरर अटैक्स में। तो यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस भी लगे। डेविड कोलमैन हेडली ने प्ली बार्गेनिंग के लिए भी गए थे वो। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपना कोई लेसर चार्ज पे आप गिल्टी, अक्यूज अगर गिल्टी मान लेता है कि उनका गिल्ट है, वो अपना जुर्म जुर्म मान लेता है, तो उस केस में फिर ये होता है कि उनको कंसेशन दिए जाते हैं, बार्गेनिंग जैसे। तो ये कंसेशन उनको लेसर सेंटेंस वगैरह ऐसे मिलता है। तो ये डेविड कोलमैन हेडली ने अपना गिल्ट भी एक्सेप्ट किया है। और तहव्वुर राणा ये भी है, तो दोनों को जेल टर्म है। तहव्वुर राणा इज सर्विंग 14 ईयर जेल टर्म यूएस में है। इवन हेडली, इनको भी 35 ईयर सेंटेंस हुआ है। तो दोनों ने मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था लश्कर तैयबा को इन द मुंबई टेरर अटैक्स, ये चार्जेस है। तो अब इंडिया चाहती है कि इनको यहाँ एक्सट्रेडिट किया जाए। और मेन यूएसए को कंसर्न ये है कि डबल जियोपार्डी क्लॉज है यूएस लॉ में। तो अगर कोई एक बार अक्यूज्ड है और उनको कन्विक्शन हो गया है, मतलब उनका गिल्ट प्रूव हो गया है और उनको सेंटेंस मिल गया है, तो उसी क्राइम के लिए फिर से आप उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। मतलब डबल जियोपार्डी होता है कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस। कोई भी इंसान वही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं डाल लगा सकते उनपे। तो एक बार अगर यूएस में प्रूव हो चुका है, सजा हो गई है, तो इंडिया में फिर से उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए यूएस का इतना टाइम, ये भी एक रीजन है जिस वजह से एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पा रहा था। तो अब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फ्रेश रिक्वेस्ट डाली है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं यूएस में, उनके अलावा भी चार्जेस है जो इंडिया उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना चाहती है। तो ये है रिगार्डिंग द रेकी। तो रेकी होता है कि आप ऐसे आप सर्च करो, लोकेशंस का पूरा मुआयना करो कि कहाँ पे अटैक्स करने हैं, वो उन्होंने किया था। तो ये डेविड कोलमैन हेडली पे ये चार्जेस भी है कि उन्होंने प्लान किए थे नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में, छाबर हाउसेज है जो जीविश रिलीजियस सेंटर्स होते, वहां पे उन्होंने ये स्टडी की थी। तो इसी इसी रीजन से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जेस प्रूव होने हैं, तो उनका एक्स्ट्रेडिशन इसीलिए मांगा जा रहा है। तो अब देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट होती है इसमें। तो ये है उन दोनों के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्टेट्स टू बी कंसल्टेड ऑन बीसी पैनल बिल। तो ये बैकवर्ड क्लासेस पैनल, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है, उनके पास अभी स्टैट्यूटरी स्टेटस है। स्टैट्यूटरी मतलब सिर्फ स्टैट्यूट, लॉ के अंदर उनको पावर्स दिए गए, तो अंडर अ लॉ दे हैव बीन सेटअप। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है फिलहाल। तो ये बिल पास होगा तो इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा। तो ये बिल जो पास हो रहा है, इसमें और एक प्रोविजन भी है। तो ये प्रोविजन ये है कि अगर जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है, जो जो कम्युनिटीज को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है, उनमें अगर कोई एडिशन करना है तो उसको पार्लियामेंट क्लियर करेगा। तो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स का ये मानना है कि इनकी पावर्स यहाँ कम हो जाएगी अगर पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगी तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ये बिल को अपोज कर रहे हैं। और इसीलिए जो सिलेक्ट कमेटी है, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी है, तो राज्यसभा फंक्शंस थ्रू कमिटीज। तो हर हाउस, पार्लियामेंट के हर हाउस की कमिटीज होती है, तो उनके थ्रू स्मॉल सबसेट होती है राज्यसभा की। तो यहाँ पे ये बिल्स डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। तो सिलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा जो ये बिल को कंसिडर कर रही है, उसके थ्रू कर रही है, उन्होंने कहा है कि हम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इनवाइट करेंगे, मीटिंग्स रखेंगे, हर मंडे मीटिंग्स होगी तब तक जब तक कि ये जो लॉक जैम है बिल के ऊपर वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो डिफरेंसेस क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम उनसे मीटिंग करेंगे एंड विल ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। ऐसे तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है।
फिर अगला न्यूज आइटम है लॉजिस्टिक्स पैक्ट विथ यूएस ऑलमोस्ट डन। तो ये है लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में ये फॉर्मलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अगस्त 2016 में एक्चुअली इसको फॉर्मलाइज किया है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हुआ है अब तक। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज को नोटिफाई करना होता है कि ऑपरेशनलाइज कैसे होगा। तो लेमोआ होता क्या है कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की डेजिग्नेटेड, जो डेजिग्नेट की गई है वो मिलिट्री फैसिलिटीज के प्रोविजंस मिलेंगे, रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के, मतलब वो फ्यूल और रिप्लेनिशमेंट अपने वगैरह वो यहाँ पे स्टॉप करके कर सकते हैं मिलिट्रीज। तो ये 4 एरियाज के लिए है। एक है पोर्ट कॉल्स के लिए, दूसरा है जॉइंट एक्सरसाइजेज अगर हो रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए। तो इन 4 पर्पजेस के लिए यहाँ पे रिफ्यूलिंग रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। तो ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो इसके यूएस की ये अग्रीमेंट काफी सारी कंट्रीज के साथ है, तो उन्होंने तो नोटिफाई कर लिया है सारा ऑपरेशनलाइजेशन, पर इंडिया ने अब तक नहीं किया। तो वो हो जाएगा तो ये अग्रीमेंट फिर फाइनली इफेक्टिव होगा। तो ये है, यूएसए ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये लेमो अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन होना है तो ये अग्रीमेंट के बाद ही हो सकता है। और भी 2 अग्रीमेंट्स है जो यूएस बहुत इंसिस्ट करती है कि ये क्लियर किए जाए, ये साइन किए जाए। तो लेमो के अलावा बाकी 2 है, कॉमकासा और बेका। तो ये है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, और तीसरा है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड सर्विस कॉपरेशन। तो ये 2 है। कॉमकासा के ऊपर ऑलरेडी निगोशिएशंस हो रहे हैं, पर बेका के ऊपर हमको अभी भी कंसर्न्स है। इंडिया को ये क्वेश्चन है कि ऐसे जो क्लॉजेस है जो उसके अंदर वो क्यों चाहिए, पर्पस क्या है उनके। तो ये क्वेश्चंस इंडिया रेज कर रही है। पर लेमोआ साइन हुआ है, लेमोआ में भी कंट्रोवर्सी थी, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो है लेमोआ अग्रीमेंट से कोई भी जो मिलिट्री फैसिलिटीज के लिए जो बेस डिक्लेयर किए जाएंगे वो बेसिस एस्टैब्लिश नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में यूएस के बेसिस एस्टैब्लिश हो गए मिलिट्री बेस, ऐसा नहीं होगा। और ये वही पॉइंट्स पे होगा, मिलिट्री पॉइंट्स वहीं पे होंगे जहाँ जो डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये एक पॉइंट है। और अगर ये रेसिप्रोकल बेसिस पे हो सकता है कि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट दो तो दूसरी कंट्री भी आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी आपकी मिलिट्री को, या तो फिर ये आप पेमेंट से भी कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट इधर बाय कैश पेमेंट और बाय रेसिप्रोसिटी हो सकता है। तो उसके प्रोविजंस किए जा रहे हैं। इसके लिए अकाउंट भी फाइनलाइज करना है। तो ये सारे जो काम है ये इंडिया को फुलफिल करना है ताकि ये इफेक्टिव हो सके। वही है, नोटिफिकेशन करना है डेजिग्नेटेड पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट फॉर यूएस मिलिट्री टू वर्क और कॉमन अकाउंट फॉर पेमेंट्स। तो ये हो जाएगा, फिर ये नोटिफाई किया जाएगा। फिर अगला है श्रीलंकन पीएम टू विजिट इंडिया। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर विजिट करे इंडिया को, पर वो एक पर्सनल विजिट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी मई में श्रीलंका विजिट करने वाले हैं। तब इंटरनेशनल वेसाक डे है मई 12 को, वो भी सेलिब्रेट किया जाएगा। वो एनुअल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। तो श्रीलंका मेजरली बुद्धिस्ट कंट्री है, तो ये एक है। प्लस एमओयू त्रिनकोमाली पोर्ट के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है। तो त्रिनकोमाली पोर्ट पे हम मेजर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है यहाँ पे, तो वो हम ऑपरेट करने वाले, उसके लिए इंडिया का एक एमओयू होगा श्रीलंका के साथ। एलएनजी प्लांट, पाइप गैस प्रोजेक्ट्स हम यहाँ डेवलप करेंगे। और दूसरा है ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका नाम है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन अग्रीमेंट। तो हमारा एफटी हम और एनहांस कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। तो ये जो अग्रीमेंट है ये, इसके ऊपर श्रीलंका में भी काफी प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगे। फिर तीसरा पर्सपेक्टिव है इवन चाइना का। तो चाइना ने भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बल्कि इंडिया से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। हम्बनतोता पोर्ट, कोलंबो पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सारे चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न साइड पे जो है वो इंडिया करेगी, और जो वेस्टर्न साइड की है जो हम्बनतोता कोलंबो पोर्ट से, ये चाइना डेवलप करेगी। और एक चौथा इशू जो है वो है फिशिंग राइट्स पे। तो इंडिया श्रीलंका, जैसे इंडिया पाकिस्तान के फिशरमैन के ऊपर इश्यूज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है। तो फिशिंग राइट्स के ऊपर काफी कंसर्न्स होते हैं। तो इंडियन फिशरमैन कई बार क्रॉस ओवर कर लेते हैं और उनको फिर ट्रेसपासिंग के लिए श्रीलंकन नेवी अरेस्ट कर लेती। तो ये काफी निगोशिएशंस हुए, फिर भी ये केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। तो फिशिंग एक्चुअली श्रीलंकन साइड पे बेटर कैच है, तो कई बार इंडियन फिशरमैन उस तरफ क्रॉस ओवर कर लेते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नवाज शरीफ सर्वाइव्स ग्राफ्ट रूलिंग। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे। तो पनामा पेपर्स लीक में इनके सबके नाम आए थे। तो यहाँ पे वर्डिक्ट जो आया है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है।
तो क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के अगेंस्ट डायरेक्ट वर्डिक्ट नहीं है, तो इन्होंने इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर इनको अक्यूजेशन होता है, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लग जाते, तो ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस मस्ट सपोर्ट पेरिस अकॉर्ड। तो ये है यूएनएफसीसीसी, यूएन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अब फाइनल हुआ है, तो इसको ऑलरेडी यूएसए ने रेटिफाई कर लिया है अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो अब प्रेजेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्या इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते कि नहीं, तो उसके लिए एक्चुअली मीटिंग्स होनी थी कि डिसाइड करने के लिए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन किया है। तो अभी तक अनसर्टेनिटी है कि यूएस का क्या स्टैंड है पेरिस एग्रीमेंट पे भी। और यूएसए ने ऑलरेडी बजट प्रपोजल्स में कट किया है फंड्स फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, यूएस बजट में कम किया गया इसके लिए प्रोविजन। तो इसकी वजह से 20% रिडक्शन इवन यूएनएफसीसी के ऑपरेशनल कॉस्ट में फंडिंग के लिए हो जाएगा, तो उससे यूएनएफसीसी को भी डिफिकल्टीज होगी। प्लस डोनाल्ड ट्रम्प ने इवन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को रिव्यू करने कहा है क्लीन पावर प्लान। तो ये क्लीन पावर प्लान बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे था, तो वही है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसी से अगर उनको रिवर्स किया जाएगा, तो वो भी एक कंसर्न है। तो वही इस बारे में ही यही है कि यूएस को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ फैक्ट, तो उसको हमको अडेप्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो वही है। और यूएनएफसीसी के बारे में पता होना चाहिए। तो यूएनएफसीसी इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, जो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में ब्राजील में, वहां पे बना था ये, और इसको इन्फोर्स किया गया इन 1994। तो ये 1994 से यूएनएफसीसी इफेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन, के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको स्टेबिलाइज किया जाए, ताकि क्लाइमेट सिस्टम को कोई ड्रास्टिक चेंजेस ना हो ऐसे। और यहाँ पे यूएनएफसीसी के अंदर पर से कोई बाइंडिंग लिमिट्स नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, कंट्रीज को कितना लिमिट होना चाहिए उनके ऊपर, या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी इसमें कुछ नहीं है। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है थ्रू वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड अग्रीमेंट्स। तो एक था क्योटो प्रोटोकॉल अंडर यूएनएफसीसी, और अब दूसरा है ये पेरिस अग्रीमेंट। तो ये दोनों अग्रीमेंट्स इसके अंदर बाइंडिंग प्रोविजंस होते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ, आप यार पूरा टाइमलाइन भी देख सकते हैं। ये है यूएनएफसीसी एस्टैब्लिश्ड, और ये एफसीसी 1992 में स्टैब्लिश किया गया, एनफोर्स किया गया 1994 से। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया इन 1997, तो ये 1997 में साइन हुआ। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल एनफोर्स किया गया। तो 2005 से लेकर 2012 तक का क्योटो प्रोटोकॉल का फेज 1 चला। तो इसके अंदर यूएसए ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया, कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर दिया। तो ये सारे कंसर्न्स भी सामने आए थे। और क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग प्रोविजन थे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बाइंडिंग प्रोविजन थे कि आपको अपना एमिशंस कम करना है। तो पूरा ये प्रोविजन था, पर क्योंकि यूएसए एक मेजर एमिटर अगर बाहर निकल जाएगी, तो काफी उसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल पे नेगेटिव इफेक्ट है। इसीलिए जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट निगोशिएट किया गया, तो इसमें कोई बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं लाए गए शुरू में। इसको कहा गया कि हर कंट्री अपना बताए। तो इस INDCs सबमिट करने के लिए कहा गया सारी कंट्रीज को, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो ये INDCs आफ्टर द पेरिस अग्रीमेंट को कंट्रीज ने रेटिफाई कर लिया, उसके बाद ये NDCs बन गए। अब ये इंटेंडेड नहीं, आपको ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, और इनका हर 5 ईयर रिव्यू होगा वो सारे प्रोविजन से। और ये यूएसए ने भी रेटिफाई कर लिया है, तो ये नवंबर 2016 से इफेक्टिव भी हो गया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। तो ये पूरा अब तक का स्टेटस है। तो अब यूएस आगे क्या डेवलपमेंट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया EU लाइकली टू रिज्यूम टॉक्स। तो इंडिया EU का 14th समिट भी होगा, ये न्यू दिल्ली में 2017 में ड्यू है। बाकी इंडिया EU रिलेशंस में काफी गैप आ गया था, मेनली इवन इटालियन मरीन्स केस जो था वो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आई थी। तो इटालियन मरीन्स केस 2012 का था, जब 2 इटालियन मरीन्स थे, मतलब इटालियन कमर्शियल शिप थी, उसके ऊपर जो 2 मरीन्स थे वो केरला कोस्ट के पास थे, और वहां पे उन्होंने एक फिशरमैन की बोट पे 2 फिशरमैन को मार दिया। तो ये उन्होंने शूट किया उनको पायरेट समझकर, तो इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। और ये पूरा यहाँ पे जो पूरा बवाल हुआ, उसके बाद इटली ने काफी प्रेशर डाला इंडिया को कि उनको रिलीज किया जाए। जुरिस्डिक्शन के भी क्वेश्चन पूछे, तो इंटरनेशनली इसको डिटरमिन किया जाए कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं इंडिया का। फाइनली दोनों इटालियंस को
इटली डील्स करके इटली भेज दिया गया है। तो अब ये जब शांत हुआ है ये क्राइसिस, तो अब हमारा फिर से निगोशिएशन भी स्टार्ट हो रहा है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं फॉर डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेररिज्म, और एफटीए भी हम निगोशिएट कर रहे हैं। बीटीआईए, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, ये इंडिया और ईयू काफी टाइम से निगोशिएट कर रहे हैं। उसमें काफी कंसर्न्स है एक दूसरे के। रिसेंटली नए कंसर्न्स भी सामने आए हैं कि इंडिया ने अब कहा है कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले जुडिशियरी जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वहां पे केसेस आएंगे, वहां पे एग्जॉस्ट हो जाने के बाद सारे एवेन्यूज, फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो सकता है। तो इसकी वजह से भी काफी ईयू इज रेजिस्टिंग, उनको ये प्रोविजन यहाँ नहीं चाहिए। तो ये सारे कंसर्न्स भी है। तो ये निगोशिएशन, अब फिर से निगोशिएशन भी इस पे स्टार्ट हो गए। तो ईयू को भी कंसेशन चाहिए, सर्विसेज रिलेटेड इंडिया को कंसेशन चाहिए, और यहाँ पे ईयू को कार्स, वाइन्स, इनके ऊपर जो टैरिफ है उनको रिड्यूस करने के लिए उनके डिमांड्स है। और डेटा सिक्योर स्टेटस, इंडिया चाहती है कि ईयू उनको डेटा सिक्योर स्टेटस दे। ये सब। फिर अगला न्यूज आइटम है और स्टफेंस सिटीजनशिप टेस्ट। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने सिटीजनशिप क्राइटेरिया जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रिंजेंट कर दिया। अब लोगों को अपने ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को प्रूव करना पड़ेगा। तो नई रिक्वायरमेंट्स इंसर्ट की गई है सिटीजनशिप के लिए कि आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश आनी चाहिए, आप जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करो वो जरूरी है, और क्वालिफिकेशन पीरियड कि आप परमानेंट रेसिडेंट रहे, क्वालिफिकेशन कि आप फिर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्वालिफिकेशन इसके लिए परमानेंट रेसिडेंसी 1 साल की चाहिए थी, अब 4 साल की हो गई है, तो उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। उनको ये भी दिखाना होगा कि उनका जॉब रिकॉर्ड कैसा है और कैसे उन्होंने लोकल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट किया, तो फिर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये न्यूज है। अगला न्यूज आइटम है आरबीआई क्रैक्स व्हिप ऑन एरेंट बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारी बैंक्स को कहा है कि वो अपना प्रोविजनिंग इंक्रीज करे वो लोन्स के लिए जो उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स या जेपी ग्रुप को दिया है। तो 25% प्रोविजनिंग वो चाहते हैं इसके लिए। वो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एसेट्स जो है टेलीकॉम सेक्टर में, उसके लिए उनको प्रोविजनिंग 0.4% का करना चाहिए या उससे ज्यादा करो। तो ये आरबीआई का रिसेंट स्टेटमेंट था। तो वहां पे वो स्टैंडर्ड एसेट्स थे, तो इनके लिए 0.4% प्रोविजनिंग थी। अब ये एसेट्स है वो आरबीआई के कंसर्न है कि ये नॉन परफॉर्मिंग बन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 25% प्रोविजनिंग का मतलब ये काफी डेड स्टॉक हो सकता है, इसीलिए ये 25% प्रोविजनिंग के लिए आरबीआई यहाँ पे डिमांड कर रही है। तो काफी बैंक्स ने, इंडसइंड बैंक, यस बैंक ने ये 25% प्रोविजनिंग भी किया है। और वो कहते हैं कि एक्चुअली जेपी ग्रुप अब सेल कर रही है अपना सीमेंट बिजनेस भी आदित्य बिरला ग्रुप को। तो ये अगर फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर प्रोविजनिंग भी चेंज किया जाएगा। वो है काफी सारी बैंक्स कह रही है कि क्योंकि और भी जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो उनका सब्सिडियरीज वगैरह जो है, तो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी वो कह रहे हैं कि इन्होंने ओनरशिप चेंज कर लिया है, तो ये स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, तो इस वजह से अब ये प्रोविजनिंग करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर आरबीआई स्ट्रांगली आ रही है, क्योंकि आरबीआई ने भी एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था दिसंबर 2015 में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस लोन्स के लिए उनको प्रोविजन करना होगा, तो एम्फेसाइज किया था उसके ऊपर। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑक्शंस में हेल्प प्राइवेट कोल माइनर्स टैप 100 मिलियन टन्स। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि कोल सेक्टर के लिए अब जो माइनिंग है, कमर्शियल माइनिंग राइट्स, इसका ऑक्शन किया जाएगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये मोनोपोली थी, 1973 से कोल ब्लॉक्स को नेशनलाइज किया गया था, अब इनको ओपन अप किया जा रहा है, तो यहाँ प्राइवेट कंपटीशन भी वेलकम होगा। तो ये इसके ऊपर ही न्यूज है कि इसके अंदर 100 मिलियन टन कोल रिजर्व्स अब माइनिंग राइट्स इसके लिए ऑक्शन किए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट कार्गो स्पेसक्राफ्ट। तो ये है तियानजा-1, ये चाइना की फर्स्ट अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जो इसको लॉन्च किया गया ऑन लॉन्ग मार्च 7Y2 कैरियर रॉकेट, चाइना की ये वेंचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से। तो ये जाके ये कार्गो शिप जाके डॉक करेगी, मतलब कनेक्ट करेगी विद द ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन जो ऑलरेडी चाइना ने लॉन्च किया है, टिएंगोंग 2। एक्चुअली ये टिएंगोंग 2 से भी हैवियर है, तो ये फ्यूल सप्लाईज वगैरह कैरी कर रही है। तो अगर ये रिफ्यूलिंग करने के इनके ऑब्जेक्टिव है, तो ये रिफ्यूलिंग करना काफी डिफिकल्ट है, तो ये पूरा इनको मास्टर किया गया है। तो अगर चाइना इसमें सक्सेसफुल रही तो चाइना विल बी द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस और रशिया जिनके पास रिफ्यूलिंग टेक्निक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपको स्पेस स्टेशन चाहिए, परमानेंट स्पेस स्टेशन चाहिए, तो रिफ्यूलिंग उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये उनका चाइना का प्लान है कि 2022 तक वो अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाए। तो ये है
तो ये रिफ्यूलिंग इज कंडक्टेड ड्यूरिंग डॉकिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी दिन लगते हैं, हर थोड़ा टाइम, ईच टाइम वो सेवरल डेज के लिए रिफ्यूलिंग चलता है। और भी चाइना के प्लान्स है, वो चाहते हैं कि ये मून पे भी उनका डार्क साइड पे मून लैंडिंग भी वो 2018 के लिए प्लान कर रहे हैं। मून पे ऑलरेडी चाइना लैंड कर चुकी है, चेंज 1 करके उनका था लैंडर, चेंज 2 भी आया, चेंज 2 में एक्चुअली लैंडर था, तो जैसे हमने चंद्रयान 1-2 किया वैसे चेंज 1-2-3 ये ऑलरेडी चाइना ने मून पे भेज दिया है। तो अब और एक लैंडिंग उनका होगा 2018 में, ये प्लान है। फर्स्ट मार्स प्रोब, तो मंगलयान हमने ऑलरेडी भेज चुका है, पर चाइना अपना फर्स्ट मार्स प्रोब अराउंड 2020 भेजेगी। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।